और आप प्यार भी किया, लेकिन शादी किया कि नहीं? अगर आप शादी किए हैं तो आपका अनुभव थोड़ा हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और आपको शादी का बहुत सारे मुबारक। दोस्तों, मैं उमेश पुरोहित आज एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास। आज थोड़ा हम लोग बहुत दिन से चले आ रहा है एक बहुत बड़ा बहस जो लव मैरिज बनाम अरेंज मैरिज है, उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और थोड़ा कुछ समझेंगे। जो प्रेम करने वाले हैं, जो नए मैरिज करने वाले हैं, ये लोग ये वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव, एजुकेटिव और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए थोड़ा वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच है कि जो नौजवान है उनका ज़्यादा लव मैरिज के तरफ आकर्षित होते हैं और ये इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक वेडिंग वेयर नाम के एक सर्वे हुआ है, स्टडी हुआ है, तो उसी स्टडी के हिसाब से देखा गया है कि जो अरेंज मैरिज था ये 2020 में 68% लोग उसको पसंद करते थे, लेकिन 2023 में ये घटकर 44% हो गया, यानी कि 24% का गिरावट आ गया। और हम देखेंगे कि लव मैरिज का जो पसंद है वो 56% बढ़ गया। तो लेकिन अरेंज मैरिज का तो दोस्त एक अलग क्रेज है, और ये जो नौजवान लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं उसी का भी एक साइड इफेक्ट है, जैसे कि बहुत सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट और बहुत सारे डाइवर्स अभी ये लव मैरिज के कारण हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन से ये जानकारी मिला है। तो हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि लव मैरिज का ही डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है, अरेंज मैरिज का भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये डिपेंड करता है आपका सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। तो एक तरफ हम देखते हैं कि लोग लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनमैरिड लोग हैं उनका भी संख्या भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि एनएसओ के हिसाब से 2019 में 26% जो था, ये 2020 में 20.8% ये आ गया है। अगर हम देखेंगे तो ये जो इंडिपेंडेंटली जो रहते हैं, मतलब जो अकेले रहते हैं, उसी में बहुत महिला लोग हैं। और भारत में 2001 में ये जो सेंसस हुआ था, इसी के हिसाब से 5.2 मिलियन लोग, और 2011 तक उसका प्रोजेक्शन है कि 71 मिलियन लोग ऐसे, मतलब जो सिंगल या इंडिपेंडेंटली रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक संख्या है, जैसे कि ये स्विट्जरलैंड के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। बहुत सारे कारण है, जैसे कि डाइवर्स है, पति का मृत्यु हो गया, और बहुत सारे कारण से लोग अविवाहित रहते हैं। लेकिन उसी में वुमेन जो होते हैं, महिला जो होते हैं, ये 19.9% शादी ये मतलब किए नहीं है, तो वो प्रीफर करते हैं ज्यादातर। और एक स्टडी बोल रहा है कि 81% वुमेन जो है वो अभी सिंगल रहना चाहते हैं, मतलब वो अनमैरिड रहना भी चाहते हैं। तो ये एक दूसरा ट्रेंड अभी आ गया है, तो उसी का जो हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन हम थोड़ा देखेंगे कि सदियों से जो मैरिज एक मानव सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा जीवन का एक जीने का पार्ट्स है, मतलब एक जीवन का हिस्सा है, इसी को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और उसका परिभाषा भी हम समझेंगे। जैसे कि अभी ये मैरिज जो है ये एक संवैधानिक अधिकार बन गया है। आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 21(1) मतलब जो जीने का अधिकार है, उसी के अंतर्गत उसको अभी शामिल किया गया है। और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसी में भी 16(2) हिसाब से उसको उल्लेख किया गया है। तो ये आजकल एक मानव अधिकार के हिसाब से उसको लिया जाता है। अभी हम शादी का एक परिभाषा का हम लोग देखेंगे, लेकिन ये जो परिभाषा होता है ये अलग लोग अलग अलग प्रकार का परिभाषा देते हैं, उसी का एक डेफिनेशन, मतलब एक यूनिनिमस डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि हम थोड़ा उसको समझेंगे कि ये तो डेफिनेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना चाहते हैं कि अगर दो इंडिविजुअल्स एक साथ आ जाते हैं और ये सामाजिक, सांस्कृतिक और लीगली ये लोग बाइंडिंग होते हैं, दोनों अपने तरफ से एक प्रोमिस करते हैं लंबे भर जीवन में रहने का और दोनों को सपोर्ट करने का, तो ये शादी में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, शादी का
जो परिभाषा होता है वही है, एक सामाजिक, सांस्कृतिक और लीगली। मैं उसी में देखा कि दो लोग क्यों बोला। देखिए, ये टू अपोजिट सेक्स में होता था, लेकिन अभी क्या हो गया कि जब ये सेम सेक्स का मैरिज आ गया तो जो लीगली हो गया, अभी ये टू इंडिविजुअल्स के बीच में ये शादी हो गया। ये जो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये शादी का दो रास्ता है। एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जब हम देखते हैं शादी में, ये जो लीगल का बात आता है, ये अभी बहुत बड़ा एम्फासाइज होता है। और भारत में पहले बार जो वारेन हेस्टिंग के 72 में एक मैट्रिमोनियल लॉ मतलब वैवाहिक कानून बनाया गया, और उसी के हिसाब से अभी तक ये कानून देश में चला रहा है। तो बहुत सारे जो मैट्रिमोनियल लॉ होता है ये इंडिया में है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक जो है हिंदू मैरिज एक्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट है, तो ये ज्यादातर हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए है। दूसरा ये मुस्लिम जो पर्सनल लॉ होता है ये है। दूसरा है जो सिख मैरिज एक्ट होता है। फिर है कि जो क्रिश्चियंस का ये जो है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है। और फिर पारसी लोगों के लिए है कि पारसी मैरिज एंड डाइवर्स एक्ट है। और फिर एक बहुत बड़ा एक्ट जो है ये है कि इंडियन स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 में बना है। जैसे कि कोई दूसरा रिलीजियन का, कोई दूसरा जाति का, ये लोग का मैरिज के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, और उसको ज्यादातर भी एक सेकुलर मैरिज एक्ट बोला जाता है। तो हम थोड़ा अभी जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हिंदू परंपरा माइथोलॉजी में भी जो शादी का बहुत सारा उल्लेख किया गया है, उसी में 3 तरह का शादी का हम लोग रेफरेंस देखते हैं। एक होता है ब्रह्म मैरिज, ब्रह्म विवाह बोलते हैं। जो विवाह जो होता है वो अरेंज मैरिज होता है, उसी को ब्रह्म मैरिज बोला जाता है। दूसरा एक होता है गंधर्व विवाह, मतलब ये होता है प्रेम मैरिज मतलब लव मैरिज, और उसी का भी जिक्र किया गया है। दूसरा है एक असुरिक विवाह, उसी में देखा जाता है कि जो फोर्स मैरिज होता है, जो मतलब जबरदस्ती जो शादी होता है, और जो पिता माता भी कभी कभी लड़की को मतलब शादी के लिए भेज देते हैं या कोई फोर्स लेके। तो हिंदू विवाह के हिसाब से ये जो बहुत सारे विवाह है, इसी का एक हम से एक जो सेलिब्रेशंस है मतलब एक सेरेमोनियल प्रैक्टिस है, उसी के बारे में भी ये एक्ट में दिया गया है। जैसे कि उसमें 3 कंपोनेंट ज्यादा तक हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है कि शादी होने के टाइम में कोई भी आपका स्पाउस या आपका ब्राइड ग्रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम के हिसाब से बहु विवाह प्रथा बना है। तो ये एक पहला आपको देखना पड़ेगा कि आपका कोई लिविंग ब्राइड ग्रूम और स्पाउस नहीं होना चाहिए। ये धारा आपका 5-10 में ये जो हिंदू मैरिज एक्ट में ये लिखा गया है। दूसरा है कि जो मैरिज के लिए जो मिनिमम एज है, तो लड़की का एज होता है 18 ईयर्स और लड़का का एज होता है 21 ईयर्स। ये कंप्लीट होने से आप मैरिज के लिए एक एलिजिबल होंगे। अगर आप इसी एज में नहीं करते हैं, तो अगर एज कम हो जाता है तो आपको चाइल्ड मैरिज एक्ट में ये कानून लागू हो जाएगा, और ये बहुत सख्त कानून है, तो इसी के लिए थोड़ा भी सावधान रहना चाहिए। तीसरा है कि आपका एक साउंड माइंड होना चाहिए, क्योंकि मैरिज के लिए कंसेंट चाहिए। तो एक साउंड माइंड से ये कंसेंट आता है। तो ऐसे 3 कंपोनेंट जो है ये हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखा गया कि जो हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 7/12 में ये जो सेरेमोनियल प्रैक्टिस जो मैं बोला उसी के बारे में थोड़ा जिक्र किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि सगाई, जो सगाई होता है ये तो बोलते हैं रिंग सेरेमनी, उसी में जो रिंग देने आने का जो लड़का लड़की का होता है इसी का हिसाब से वहाँ मेंशन किया गया है। दूसरा होता है कन्यादान, जैसे कि पिता माता अपने कन्या को समर्पण करते हैं। और तीसरा होता है आपका सप्तपदी, माने अग्नि को आप लोग साक्षी रख के जो मैरिज करते हैं, जो 7 फेरे लेते हैं, उसी के हिसाब से ये उल्लेख किया गया है। तो ये सेरेमोनियल प्रैक्टिस जो है ये पूरा आइन के अंतर्गत है। तो आप ये सब का जब कंप्लीट हो जाता है तो ये कंप्लीट मैरिज होता है, और फिर उसी का सबूत, उसी का फोटो लेकर हमको थोड़ा जो
मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है उनके पास जाकर सर्टिफिकेशन भी करना चाहिए, उसी का भी प्रावधान है। तो सेक्शन 8/15 में बताया गया है कि शादी का भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये तो क्रिश्चियंस मैरिज में पूरा एक प्रावधान है। तो ये सब तरीका एक जो हिंदू मैरिज एक्ट में ये कंप्लीट मैरिज के लिए दिया गया है। तो अभी हम देखेंगे कि ये तो एक अरेंज मैरिज हो गया, लेकिन जो लव मैरिज होता है ये क्या जायज है, मतलब ये क्या मतलब लीगल है, ये हम थोड़ा देखेंगे। दोस्तों बिल्कुल लीगल है। अगर आप कोई टेम्पल्स में मैरिज करते हैं, अगर आप सर्टिफिकेशन लेते हैं और आप एक एडल्ट है, तो अगर आप लिविंग रिलेशनशिप भी रहेंगे या लिविंग टुगेदर में रहेंगे, ये लीगल हो गया है आजकल। लेकिन बहुत सारे लव मैरिज में एक जो उसका जो साइड इफेक्ट में बोला, उसका जो नतीजा होता है, ये बहुत स्टडी में आया है, ये बहुत दुखद होता है। उसका एंड जो होता है थोड़ा सा बहुत मतलब ठीक नहीं रहता है। तो लव मैरिज में दो इंडिविजुअल जब साथ आते हैं तो ये क्या होता है कि ये इंडिविजुअल डिसीजन होता है और उसमें परिवार का कोई हाथ नहीं होता है। तो बोला जाता है कि जो लव मैरिज होता है इंडिविजुअल के बीच में होता है और जो अरेंज मैरिज होता है दो परिवार के बीच में होता है। तो इसीलिए जो डिसीजन होता है एक व्यक्तिगत डिसीजन होता है और यहाँ एक पारिवारिक डिसीजन होता है। तो कभी कभी परिवार मतलब जो सेम रिलीजियंस नहीं होगा, कास्ट नहीं होगा, तो बहुत सारे असहमति होता है और उस सिचुएशन में पेरेंट्स के लोगों ने लड़का के ऊपर ज्यादातर किडनैपिंग और एब्डक्शन केस डाल देते हैं, और ऐसे बहुत सारे केस कोर्ट में अभी तक लंबे पड़े हुए हैं। दोस्तों अभी थोड़ा हम सोचेंगे कि क्या एवरी लव इज फॉर मैरिज, क्या सब प्यार शादी के लिए होता है? ऐसा नहीं है दोस्त। अगर आपने शादी के लिए प्रॉमिस कर दिया, दोनों एक डिसीजन ले गया, तो जरूर शादी करना चाहिए। तो लव मैरिज में ये एक अच्छा एडवांटेज होता है कि दोनों दूसरे को जानते हैं, लंबा समय से रिलेशनशिप रहता है, बुरा भला दोनों को समझ आता है। लेकिन अरेंज मैरिज में इसका स्कोप तो बहुत कम होता है। अरेंज मैरिज में जो मैच मेकिंग के लिए दोनों परिवार अच्छा जॉब, अच्छा कमाई, उनका दोनों परिवार को देखते हैं, गुड लुकिंग होना चाहिए, और ये सब चक्कर में बहुत सारे टाइम चला जाता है और जो मिलता है उनको साथ जिंदगी भर गुजरना पड़ता है। तो अभी देखेंगे क्या लव मैरिज जायज है, मतलब लीगल है? बिल्कुल है, क्योंकि ऐसे तो लिविंग रिलेशनशिप इंडिया में लीगल माना गया है, और लव मैरिज अगर ब्रेकअप हो जाता है और ये दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और मेंटेनेंस का क्लेम होता है, तो मेंटेनेंस क्या मिल सकता है? हाँ, जरूर मिल सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में उसी का प्रावधान किया गया है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा लीगल प्रोसेस में जाना पड़ेगा और ये रिलेशनशिप को मैरिज नेचर में प्रूव करना पड़ेगा। दिखता है सोसाइटी, मतलब आपको क्या वाइफ हस्बैंड का मान्यता सोसाइटी देता है, तो ये सब होता है। और बहुत सारे केस में क्या होता है ना, लेडीज या जो वुमेन लोग हैं पुरुष के ऊपर रेप केस लगा देते हैं। ऐसे केस अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में जो फेसबुक में दोनों का लव हुआ, फिर 6 साल तक दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहे, और फिर जो लेडीज ये ब्रेकअप के बाद एक रेप केस डाल दिया। तो कोर्ट ने ये सब एग्जामिन करते हुए देखा और बोला कि ये तो 6 साल रहने के बाद ये कैसे हो सकता है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 साल क्या जबरदस्ती हो सकता है? ये क्या कंसेंसुअल सेक्स नहीं था? तो कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे केस आजकल भी कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों लव मैरिज अच्छा है या अरेंज मैरिज अच्छा है, ये बहस करना मेरे वीडियो का मकसद नहीं था। ये बहस मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप उसको सोचिए। ये डिपेंड करता है आपका चॉइस के ऊपर। ये सिचुएशन और सर्कमस्टेंस के हिसाब से कोई भी अच्छा हो सकता है, कोई भी बुरा हो सकता है। ये आपका एक्सपीरियंस से आप उसको जज करेंगे। तो दोस्तों मेरा एक सुझाव है, अगर हम लव मैरिज को एक लव फ्रॉम अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कैसा होगा? अगर हम जो डिसीजन लेते हैं उसी में फैमिलीज को कन्विंस कर पाएंगे और उनका डिसीजंस लेके अगर हम साथ रह पाएंगे
तो क्या अच्छा नहीं होता? बोला जाता है कि जो फैमिलीज होता है ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि आपको सपोर्ट दे पाएगा और एक लव एंड केयरिंग एनवायरमेंट्स में आप रह सकते हैं। लव मैरिज में आप अकेला होते हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं होता है। तो इसीलिए एक फैमिली बेस्ड जो हम लोग लाइफ मेंटेन करते हैं उसी में हम देखते हैं कि एक जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है ये बहुत अच्छा होता है। तो इसी के बारे में थोड़ा सोचिए और मेरे जो सुझाव है ये मतलब ये बेस्ट इंटरेस्ट के लिए है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप थोड़ा कमेंट कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप थोड़ा जरूर लिखिए। तो ये वीडियो को अभी हम यहाँ खत्म करते हैं। थोड़ा आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भी भूलेंगे नहीं। दोस्तों नमस्कार।